नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। शाम के 6 बज चुके हैं और लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम हेलो किसान, जो कि एक फोन इन कार्यक्रम है। यानी कि हम यहां पर अपने खास मेहमानों से तो चर्चा करते ही हैं, साथ ही उस विषय के बारे में आप भी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे खास मेहमान से सवाल पूछकर आप सुझाव ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम किन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में आज चर्चा के विषय रहेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और खजूर की खेती। इन विषयों पर होगी विस्तार से चर्चा, जिस पर आप सवाल पूछ सकते हैं फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ के। नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी कॉल करें, बातचीत करें, तो जो टीवी की आवाज है उसे बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बातचीत करेंगे तो रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मौजूद हमारे खास मेहमान से आपका परिचय करा दे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर वाई.आर. मीणा, जो कि संयुक्त आयुक्त है कृषि विस्तार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो डॉक्टर मीणा से हम जानेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। इसके अलावा खजूर की खेती के बारे में भी बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जल्दी जुड़ेंगे। और हमारे साथ है डॉक्टर दीपक कुमार सरोलिया जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, राजस्थान से। डॉक्टर दीपक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की जहां तक बात है तो डॉक्टर मीणा आपसे समझना चाहेंगे कि ये योजना किस तरह की है और किस तरह से जो किसान है उनको एक तरह की सामाजिक सुरक्षा इस योजना के जरिए प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक स्वैच्छिक योजना है जी। और इस योजना के तहत किसान भाइयों को जब उनकी उम्र 60 साल हो जाती है तो पेंशन की व्यवस्था की गई है। खासकर इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जो लघु और सीमांत हैं, यानी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जी। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कौन है? जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है या 2 हेक्टेयर तक है, वो इसके पात्र हो सकते हैं और उन्हीं को इसका लाभ मिलता है। लेकिन स्वैच्छिक इसलिए है कि इस योजना को 18 वर्ष से लेके 40 वर्ष की उम्र वाले जो किसान हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपनी स्वेच्छा से। और 18 वर्ष में मान लो कोई किसान भाई ज्वाइन करता है इसको, तो उनको 55 रुपये प्रति माह देना होता है, जमा करना होता है कंट्रीब्यूशन, और उतनी ही मात्रा में पैसा सरकार लगाती है इसमें। यानी सरकार का मतलब केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जी। तो वो पैसा उनका 110 रुपये महीने जमा होता रहेगा। ठीक है। ठीक उसी तरह से किसी किसान भाई की उम्र 40 वर्ष है तो उनको 200 रुपये प्रति माह जमा करना होगा और 200 रुपये ही हमारा मंत्रालय उसमें लगाएगा, तो 400 रुपये उनके खाते में जमा होंगे जी। अब इसको चलाने के लिए जो पार्टनर है वो जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको ठीक से चलाए। और बिल्कुल, तो डॉक्टर मीणा, ये जो योजना है इसकी बारीकियों को और बेहतर तरीके से आपसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में। फिलहाल नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए सरकार समय समय पर योजनाएं लाती रहती है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना को 12 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। मानधन योजना के तहत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में सही तरीके से जीवन यापन के लिए सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लघु और सीमांत किसानों के लिए है। केंद्र सरकार 2022 तक 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के अंतर्गत शामिल करेगी। अगर आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी आयु 18 से 40 साल होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को हर महीने प्रीमियम भी देना होगा। 18 साल की आयु वाले लाभार्थियों को हर महीने 55 रुपए और 40 साल की आयु वाले लाभार्थियों को 200 रुपए का प्रीमियम देना होगा।
तभी वो इस योजना का फायदा 60 साल की आयु पूरी होने पर ले सकेंगे। अगर आप मानधन योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपको CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। नामांकन के लिए आपको चाहिए आधार कार्ड और बैंक में बचत खाता। अगर बचत खाता ना हो तो जनधन अकाउंट भी चलेगा। खाते की पुष्टि के लिए बैंक पासबुक या चेक की फोटोकॉपी लगा सकते हैं। इसमें IFSC कोड भी दर्ज होता है। आप चाहे तो बैंक स्टेटमेंट की कॉपी भी जमा कर सकते हैं। नामांकन के लिए नाम, पता, जन्म तिथि, ईमेल ID, पति या पत्नी का नाम और नॉमिनी की जानकारी की जरूरत होगी। आधार पर दर्ज जन्म तिथि मान्य होगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का मकसद देश के किसानों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाना और भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाना है। साथ ही इस योजना के जरिए किसानों को सामाजिक सुरक्षा देकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा रहा है। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। इस योजना के बारे में जानेंगे आगे, लेकिन आइए बात कर लेते हैं अब खजूर की खेती के बारे में। तो डॉक्टर दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि हमें बताएं खजूर की खेती के बारे में, इसकी महत्ता के बारे में, और खास तौर पे जो खजूर है उसमें ऐसी क्या उपयोगिता है कि इसकी मांग अच्छी खासी है और किसानों को इसकी खेती से किस तरह के लाभ हैं? बहुत ही इस समय का एक बहुत ही सटीक प्रश्न आपने इसमें किया है। किसान भाई, ये उन क्षेत्रों के लिए ये फल फसल है जिन क्षेत्रों में अन्य फल फसल जैसे शुष्क क्षेत्रीय फल, शुष्क ऐसे क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र जहां उत्पादन और उत्पादकता के लिए क्षेत्र तो बहुत है लेकिन फल वृक्ष अपने पास कम है। तो उन क्षेत्रों में इसकी खेती की अपार संभावनाएं हैं और अपार संभावनाओं के साथ साथ उन शुष्क क्षेत्रों में जहां और कुछ नहीं हो सकता, वहां हम इस खेती के द्वारा लोकप्रिय बनकर और फल उत्पादन को बढ़ाते हुए इस देश की में आय ज्यादा कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छी अपने पास एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनी फसल को देखते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर दीपक, किस तरह से किसानों को खजूर की खेती करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे आपसे। उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। खजूर शुष्क जलवायु में उगाया जाने वाला एक फलदार पेड़ है। खजूर की खेती लवणीय मिट्टियों, जिनका pH मान 8 से 9 तक हो, उसमें की जा सकती है। शुष्क जलवायु वाले पश्चिमी क्षेत्र खजूर की खेती के लिए उपयुक्त रहते हैं। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में खजूर की खेती की जाती है। खजूर पर आमतौर से ज्यादा तापमान और पाले का असर नहीं होता। इसमें लवण सहन करने की क्षमता भी अच्छी खासी होती है। खजूर के फलों और फलों के समुचित विकास के लिए गर्म एवं शुष्क जलवायु की जरूरत पड़ती है। ये गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस व सर्दियों में 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक के तापमान को भी सह लेता है। 7 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान खजूर की वानस्पतिक बढ़वार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। खजूर में पुष्पन और फलों के पकने के लिए 24 डिग्री सेल्सियस व 40 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। खजूर का पेड़ कम से कम 40 से 50 सालों तक फल देता है, इसलिए इसके पौधों को उचित फसलों पर लगाना जरूरी है। कतार से कतार और पौधे से पौधे के बीच 8 मीटर का फासला रखना चाहिए। इसमें पौधे का समुचित फैलाव होता है और पौधों के बीच में की जाने वाली कृषि क्रियाएं भी आसानी से की जा सकती है। इस तरह से 1 हेक्टेयर में लगभग 156 पौधे लगाए जा सकते हैं। खजूर एक लिंगी पेड़ है, इस कारण नर व मादा पुष्पन अलग अलग पेड़ों पर आते हैं, इसलिए खेत में परागण के लिए नर पेड़ों का होना जरूरी है। एक नर पेड़ से 10 से 15 मादा पेड़ों के लिए पर्याप्त परागकण उपलब्ध हो सकते हैं। 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े व 1 मीटर गहरे गड्ढे पौध लगाने के 1 महीने पहले खोद लेने चाहिए। गड्ढों में ऊपर की उपजाऊ मिट्टी और 20 किलो सड़ी गोबर की खाद, 1 किलो 60 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 250 ग्राम क्यूनॉल फॉस, 1.5% चूर्ण या फेनवल रेट 0.4% चूर्ण मिलाकर गड्ढों को भर देना चाहिए। पौधे लगाने से पहले गड्ढों में पानी दें, इसमें मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाती है। खजूर के पेड़ों पर पूरी तरह से फल आने में करीब 4 साल का समय लगता है। हालांकि टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों में तीसरे साल ही फल आना शुरू हो जाते हैं।
जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दीपक, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा और आपने भी बताया कि जो शुष्क क्षेत्र हैं वहां पर इसकी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है, तो जानना चाहेंगे देश के कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर इसकी अच्छी खेती इस समय की जा रही है और किस पैमाने पर इसकी खेती की जा रही है? ये राज्यों में इसकी खेती की प्रबल संभावनाएं हैं, उनमें गुजरात, राजस्थान और पंजाब का जो क्षेत्र है उसमें इसकी खेती आसानी से की जा रही है और किसान इसकी तरफ जागरूक होते जा रहे हैं जी। अब कई क्षेत्रों में शुष्क क्षेत्र का जो रकबा बढ़ रहा है उनमें जैसे तमिलनाडु में भी इसकी संभावनाएं खोजी जा रही है, क्योंकि इसी तरह हैदराबाद में भी कुछ क्षेत्र हैं जहां इस खजूर की खेती से किसान का रुझान धीरे धीरे खेती की तरफ बढ़ रहा है। तो जी, ये राज्य हैं जिनके में अपन खेती की संभावनाओं को देख सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं हम योजना के बारे में, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। डॉक्टर मीणा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने हमें संक्षेप में ये तो बता दिया कि ये योजना है क्या, लेकिन इसके पीछे के उद्देश्य के बारे में भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि खास तौर पे छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही ये योजना तैयार की गई है, तो उसके पीछे का क्या उद्देश्य है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो तो यह है कि खेती किसानी का हम सब लोग जानते हैं बहुत ही मेहनत का काम होता है जी। तो ओल्ड एज यानी 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र होने पर किसान भाइयों में उतनी क्षमता नहीं होती, या ये कहिए कि छोटे और सीमांत किसान जिनको ये योजना चलाई गई है जिनके लिए जी। उनके पास इतनी बचत नहीं होती जब वो खेती करते हैं, जवान होते हैं तब भी, कि ओल्ड एज के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा संभाल के रखें जिससे उनका बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के कि गरीबी उनके साथ हमेशा तक चलती है, क्योंकि 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन में उतनी पैदावार नहीं मिलती, उतनी इनकम नहीं होती कि वो अपने परिवार का भी भरण पोषण करते रहें और ओल्ड एज के लिए उनके पास काफ़ी पैसा जमा हो जाए। तो ओल्ड एज में यानी बुढ़ापे का सहारा हम कह सकते हैं इस योजना को, कि किसान भाइयों को ओल्ड एज में मान लो 3,000 रुपये महीने भी मिलते हैं तो साल भर में 36,000 रुपये की उनको आमदनी हो जाती है एक तरीके से, जिससे वो अपना छोटा मोटा जो भी परिवार में जो काम है उनको भी कर सकें और अपना भरण पोषण कर सकें। बिल्कुल। ये आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं तो उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी नंद स्वरूप जी, हेलो। हेलो जी नंद स्वरूप जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी, मैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। राम लूथरा मेरा नाम है और मैंने 5 एकड़ मटर लगाई है। अच्छा। और मटर में ऐसा है कि आप मैडम बोल रही हैं शायद जी। अच्छा, 5 एकड़ में मटर लगाई है, तो मटर में कई पौधे जो 1-2% है ना जी जी, वो उगते हैं, मतलब पीला होना शुरू हो जाते हैं, पीले होके वो 10 दिन में मर जाते हैं, पौधे मर रहे हैं बीच में। तो इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या इसका इलाज हो सकता है, क्या इसके लिए डाला जाए? बिल्कुल, हम आपकी समस्या को समझ रहे हैं, लेकिन आज जो हेलो किसान कार्यक्रम में हमने विषय चुना है वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और खजूर की खेती। तो आपसे गुजारिश होगी कि आप वो तो मैं जी हाँ, तो इसके लिए मुझे कैसे पता लगेगा सर? बिल्कुल, आप हेलो किसान कार्यक्रम कृपया देखते रहें और मटर की खेती के बारे में भी समय समय पर हम जो विषय है वो लेकर आते हैं, तो जरूर हमारे साथ जुड़े। आपका सवाल भी दर्ज हो गया है तो हम जरूर आपका जो सवाल है मटर की खेती पर हम जब कार्यक्रम करेंगे तो उसमें शामिल करेंगे। हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर दीपक का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर दीपक, बताएं हमें कि जो खजूर की खेती है उसके लिए किसानों को तैयारी किस समय से शुरू कर देनी चाहिए? पौधे लगाने का जो उचित समय होता है वो कब होता है और गड्ढे की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए किसानों को? हाँ, ये एक किसानों के जो, क्योंकि ये नई फसल है तो उसमें ये समस्याएं जो आना एक वाजिब बात है। तो अपन को रोपण के समय कैसे रोपण करें ये अपने रिपोर्ट में भी उन्होंने काफी देखा है, लेकिन जो चीज है वो सबसे पहली बात है गुणवत्ता युक्त पौध की तैयारी कहाँ से उसको प्राप्त हो, क्योंकि सबसे बड़ी इसमें कमी है कि गुणवत्ता युक्त जो पौध है वो टिश्यू कल्चर के हैं तो वो बहुत महंगे हैं। दूसरी जो चीज आ रही है कि अगर ऑफशूट लेता है तो सकर्स के द्वारा वो कैसे लें, कहाँ से लें, तो गुणवत्ता युक्त पहले तो अपन को ये वो पौध सामग्री की व्यवस्था किसान करें।
दूसरा रोपण का जो समय है, जैसा गड्ढा अपन को तैयार करना है 1x1 मीटर का, वो वर्षा काल के पहले तैयार कर ले। जो वर्षा काल अपने जुलाई मानते हैं, तो जून के माह में वो गड्ढे तैयार कर ले। उसी तरह मार्च में भी वो फरवरी में तैयार कर ले, मार्च में वो पौधा रोपण कर सकते हैं। तो 2 समय इसका पौधा रोपण होता है, मार्च में और वर्षा काल में। तो दोनों समय के 15 से 20 दिन पहले वो गड्ढों की तैयारी कर ले। दूसरा, लगाने के समय ये ध्यान रखें कि जब पौधा उनको लगाना है, तो जो क्राउन भाग है पौध का हमेशा 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर रखें। ये सबसे बड़ी किसानों की समस्या यही है कि पौधा वो लेते हैं, लेकिन वो जब पानी उसको पिलाते हैं, तो वो पानी उस पौधे के जो शीर्ष भाग है, जो इसको क्राउन कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाता है। फिर पौधे की बढ़वार से वहीं से सड़न शुरू हो जाता है, पौधा कम मर जाता है। तो ये हमेशा हमको ध्यान रखें। शुरुआत में दीमक का जो समस्या है, उन क्षेत्रों में जहाँ दीमक की समस्याएं हैं, उनके लिए नियमित सिंचाई करें, या दीमक के लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक रसायनों का उपयोग करें। उनको प्रयोग करके पौध संरक्षण उपायों को अपनाते हुए वो रोपण कर सकते हैं और अच्छा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर दीपक, दोबारा हम आपका रुख करेंगे। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल ले लेते हैं। जी नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो नंदस्वरूप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। लेने के लिए जितना आपने मानक बताया कि इतनी जमीन होनी चाहिए, उसमें अगर किसान को परेशानी आती है तो जमीन बेच सकता है, अगर पैसा आएगा तो खरीद सकता है। उस समय उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त हो जाएगा कि बरकरार रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया में 2 पड़े, पैसा और राम। राम से मुक्ति मिले और पैसा बनाओ थे बुढ़ापा में अच्छे काम। जी जी, आइए जानते हैं डॉक्टर मीणा बताए कि कितनी जमीन होनी चाहिए इस योजना में पात्रता पाने के लिए। इस योजना में जैसा कि मैंने कहा, लघु और सीमांत किसानों के लिए है जी। और हमारी जो परिभाषा है उसके हिसाब से लघु और सीमांत किसान वो किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, यानी या तो 2 हेक्टेयर या उससे कम, तभी उस श्रेणी में आते हैं और वही किसान इसका लाभ ले सकते हैं, वही इसके मेंबर बन सकते हैं। बाकी बड़े किसानों के लिए नहीं है, क्योंकि जो बड़े किसान हैं उनके तो एक तो आमदनी कृषि से भी अच्छी होगी, दूसरे भी संसाधन ठीक होते हैं। तो इसलिए छोटे किसानों का विशेषकर इसमें ध्यान रखा गया है, उन्हीं को ध्यान में रख के ये योजना संचालित की जा रही है। बिल्कुल। डॉक्टर मीणा, जानना चाहेंगे कि जैसे कि ज़मीन की बात है, तो इसमें अगर जो ज़मीन का जो भी है पट्टा, तो वो जिसके नाम पर है, क्या वही इसके पात्र हो सकते हैं? क्या जो स्त्री और पुरुष हैं परिवार में, वो दोनों इसके पात्र हो सकते हैं? इसको लेकर किस तरह के नियम? जी बिल्कुल, इसमें जो परिभाषा परिवार की है उसमें पति पत्नी जी, पति पत्नी में से दोनों भी इसका लाभ ले सकते हैं, दोनों इसके सदस्य बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा, स्वैच्छिक है, दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा जी। और अगर मान लो पति पत्नी में से कोई एक लाभ ले रहा है और कई बार दुर्घटनावश या आकस्मिक उनकी किसी की मृत्यु हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो अगर पति उसके सदस्य हैं तो पत्नी को भी उसका, अगर वो अपनी किस्त जमा करती रहेंगी तो उनको भी उसका लाभ मिलेगा। यानी पति और पत्नी में से कोई एक ना रहे तो दूसरा साथी उसका लाभ ले सकता है, बशर्ते वो उसकी किस्त जमा करा है। जी जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर दीपक का भी रुख कर ले। डॉक्टर दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि जो खजूर है उसकी कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं। हमारे साथ जो हैं कई तरह के हमारे जो दर्शक हैं वो कॉल सेंटर के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। मैं यहाँ पर खासतौर पर जिक्र कर दूं, नरेंद्र जोगी जी हरियाणा के रहने वाले हैं और उन्होंने भी खासतौर पर पूछा है कि उनके यहाँ पर खजूर की उत्तम प्रजाति कौन सी रहेगी। ये बहुत ही दूसरी जो समस्या किसान के पास खेती की आती है, वो आती है किस्मों का चुनाव, कौन सी किस्म को लगाना चाहिए। बिल्कुल। जहां लगाने की बात करते हैं, अपन का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कि अपन को ताजे फल खाने के रूप में लेना है या अपन को प्रोसेसिंग सेक्टर में जाना है। अच्छा। ताजे खाए जाने वाले फल वाली जो किस्में हैं उनमें जैसे जो सबसे ज्यादा चल रही है, जैसे बरही है, खुनेजी जो लाल रंग की किस्म है, खलास है, और जिसको आजकल एडीपी का मतलब होता है आनंद डेट पाम 1,
जी। ये किस्में ताजा फल खाने के लिए है। वहीं जो मेडजूल नामक किस्म और सामरान जो किस्म है वो छुहारा बनाने के लिए उपयुक्तम है। इनकी जहां भी अपन बात करते हैं, क्योंकि ये एक लिंगाश्री फल वृक्ष है, इसमें नर और मादा दोनों ही तरह के आपको वृक्ष लगाने होते हैं बगीचे में। तो इसके लिए जो नर के लिए भी उपयुक्तम जो किस्में की बात अपन करते हैं उसमें घनामी, मदसरी और अलन सिटी नामक के किस्में हैं। उनको भी कम से कम 1 हेक्टेयर के लिए 156 पौधे जहां अपन लगाते हैं, तो 148 तो मादा अपने को वृक्ष लगाना है और 8 नर वृक्षों को उस बगीचे में उनको लगाना चाहिए, तभी भी वो अच्छी उत्पादकता उससे ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र जोगी जी जो हैं उनके सवाल का जवाब भी उनको मिल गया होगा। इसी तरह से हमारी बातचीत यहाँ पर जारी रहेगी और आप भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और खजूर की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ ले ले। राजपाल सिंह जी इस वक्त मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरा ये पहला सवाल ये है कि ये जो योजना है किसान मानधन योजना, ये 40 से ऊपर वाले के लिए अलाउ नहीं है? जी ठीक है। और भी सवाल ये है दूसरा, क्या हमारी पत्नी की जो चल रही है प्रधानमंत्री श्रम योगी
मानधन योजना में चल जाया खाता। अच्छा, दोनों योजना एक ही हैं या अलग अलग है? ठीक है, आइए जानते हैं जी डॉक्टर मीणा। एक तो किसान भाई ने सवाल किया 40 वर्ष से बाद में भी ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल इसमें सीमा रखी है, 18 वर्ष से 40 वर्ष के जो किसान हैं वही इसके पात्र हैं। और दूसरा सवाल आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना, तो मैं बताना चाहूँगा वो योजना यही तो नहीं है, लेकिन दूसरी इसी तरह की योजना है, इसलिए आप किसी एक योजना का लाभ ले सकते हैं, ऐसा गाइडलाइंस में दिया गया है। श्रम योगी योजना हो या कई और भी योजना है जो पेंशन से संबंधित हैं, तो आप जो पहले से उसका लाभ ले रहे हैं तो इसका नहीं ले सकते जी। ठीक है, और अगर जैसे कि इस योजना से कोई जुड़े हुए हैं और अब उन्हें चाहिए कि वो इस योजना को छोड़कर दूसरी योजना का लाभ ले या फिर इस योजना में जुड़े नहीं रहना चाहते, तो उनके लिए भी क्या कोई प्रावधान है? बिल्कुल, अगर कोई मान लो किसान भाई आज इसका सदस्य बनता है जी, 5-10 साल बाद उसका मानस बदलता है कि नहीं मुझे नहीं करना इसमें, तो वो अपनी जो सदस्य था उसको वापस ले सकता है। अच्छा। और सरकार उसका पूरा का पूरा पैसा उस समय बैंक में जो ब्याज की दर होगी, अच्छा, जो आम ब्याज की दर होती है उसके हिसाब से ब्याज सहित किसान भाई का पैसा वापस कर दिया जाएगा। और फिर वो किसी और योजना के लिए पात्र अगर होता है उस टाइम, तो वो किसी और योजना को भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन एक साथ आप श्रम योगी या दूसरी जो पेंशन योजनाएं हैं उनको आप ज्वाइन नहीं कर सकते, किसी एक का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, लक्ष्मण कुमार जी बिहार से, आइए उनसे बात कर ले। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी, बिहार में भी खेती हो सकता है क्या? अच्छा, खजूर की खेती बिहार में हो सकती है या नहीं, ये सवाल है आपका। जी डॉक्टर दीपक बताएं। इन्होंने देखो प्रश्न, जब भी अपन कोई भी किसी भी खेती की बात करते हैं तो जलवायु पहली बात होती है, दूसरी मृदा की दशाएं जी। तो उन क्षेत्रों में जहाँ जुलाई से पहले बरसात नहीं आती हो उन क्षेत्र में ही अपन खजूर की खेती की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ प्री मानसून होता है, जैसे मानसून से पहले की बरसात जिन क्षेत्रों में होती है वो खजूर की खेती के लिए साधारण तौर पे व्यवसायिक खेती के लिए उपयुक्त जगह नहीं है जी। दूसरा, गर्म के साथ साथ उसके बरसात के साथ साथ शुष्क वातावरण चाहिए उसको फल पकने के लिए, क्योंकि इसमें जो हीट यूनिट होती है वो करीबन 3300 से 3500 डिग्री तक तापमान पुष्पन से लेके और उसके फल पकने तक का तापमान उसको चाहिए। तो वो दोनों दशाएं वहां की बिहार की कंडीशन में अगर है तो ही अपन उस खेती की तरफ बढ़ सकते हैं, और वो शुष्क अगर क्षेत्र है तो ही अपन उसकी तरफ उसमें सोचना चाहिए, नहीं तो वो एक एक्सपेरिमेंट के रूप में कुछ पौधे लगा के वो देख सकते हैं और फिर उसके आगे अगर व्यवसाय खेती करनी है तो फिर जा सकते। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया भी था कि परागण के लिए नर और मादा पौधे होने बहुत जरूरी है, तो ऐसे में कितना अनुपात होना चाहिए इन पौधों में, और जो पौधे लगाए जाते हैं उनमें फासला कितना होना चाहिए? ये बहुत ही प्रश्न एक सटीक, क्योंकि किसानों क्योंकि नई फसल है तो ये नई समस्या इन किसानों के साथ आती है जी। कृत्रिम परागण, क्योंकि एक लिंगाश्री पौधा है, कृत्रिम परागण अपन को करना होता है। कृत्रिम परागण के दो तरीके इसमें है। जो अपन व्यवसायिक विधि में है 156 पौधों की जहां बात करते हैं, 148 उसमें मादा वृक्ष लगाते हैं और 8 उसमें नर वृक्ष लगाते हैं। तो 8 वृक्षों से मिलने वाला जो पराग डस्ट है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को वो परागित कर सकता है आसानी से। अच्छा। वहीं अगर अपन बात करते हैं, ये अगर अपने पास, क्योंकि इसमें पहले नर पुष्प पहले आता है, उसकी मंजरी है, उससे उसकी डस्ट को अपन को इकट्ठा करना होता है। इकट्ठा करने के बाद उसको पॉलिनेशन का, उसको परागण का काम अपन करते हैं। वही अगर आजकल बाजार में जैसे गुजरात का जो क्षेत्र है वहां ये परागण जो मेल है उनको इकट्ठा करके 10 से 15,000 रुपए किलो के भाव से वो उसको बेचते हैं। तो जिन क्षेत्रों में इस तरह की बात है तो अपन उनको खरीद भी सकते हैं और उनको अपन उपयोग भी ले सकते हैं। तो ये बात नहीं है कि अपने पास से अगर नहीं है तो अपन बाजार से, बाहर से अवेलेबल है, वहां से अपन खरीद सकते हैं। जी डॉक्टर दीपक, आपके पास हम दोबारा रुक करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर ले। लालचंद जी अलवर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लालचंद जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। लालचंद जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो लालचंद जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। और डॉक्टर मीणा, आपसे हम समझना चाहेंगे प्रीमियम के बारे में। ये जो योजना है, इसके तहत जो प्रीमियम जमा करना होता है वो किस आधार पर किया जाता है? प्रीमियम जो है इस योजना के तहत वो उम्र के आधार पर, जैसा कि मैंने बताया 18 वर्ष में आप पात्र बनते हैं उस योजना के, और 40 वर्ष तक के जो किसान हैं वो इसको ले सकते हैं। तो 18 वर्ष की उम्र में मान लो कोई किसान भाई ज्वाइन करता है इसको, तो उनको 55 रुपए महीने देना होता है। अच्छा। और समान मात्रा में, यानी 55 रुपए सरकार भी जमा करती है उस खाते में। अच्छा। इसी तरीके से मान लो किसान भाई की उम्र मान लो 40 साल है और वो ज्वाइन करते हैं, तो उनको 200 रुपए प्रति माह देना होता है, और 200 रुपए ही सरकार उसमें डालती है। अच्छा। तो कहने का मतलब 400 रुपए उनके खाते में जमा हो जाते हैं। जी। तो इसी तरीके से मतलब 4-5 रुपए का फर्क होता है उम्र के हिसाब से। उसकी हमने गाइडलाइंस में एक टेबल दी हुई है बाकायदा, तो किसान भाई ज्वाइन करने से पहले वो देख सकते हैं कि उनकी उम्र के हिसाब से उनका जो है प्रीमियम मंथली कितना होगा। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर दीपक, एक और सवाल है कॉल सेंटर के जरिए जो हमारे पास आया है, हम चाहेंगे कि उस सवाल को भी शामिल कर ले यहाँ पे। जगदीश सिंह जी ने सवाल किया है पंजाब से। वो जानना चाहते हैं कि नर और मादा खजूर पौधों में अंतर कैसे करें? हाँ, ये देखो बात है जी। नर और मादा जो पौधों की पहचान है वो फूल आने से पहले करना काफी मुश्किल है। अच्छा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो पौध इसकी जो तैयारी होती है, या तो वो उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर वाले पौधे ले, ठीक है, या फिर जो ऑफशूट जो मादा वृक्ष है, जो जिसको अपन मदर प्लांट कहते हैं, उसी से निकाले हुए जो सकर्स हैं जिनको ऑफशूट कहते हैं, उनको काम में लेते हैं। तो उसी से इन पौधों को अपन पहचान कर सकते हैं। बाकी अगर बीजू पौधा है उससे अगर तैयार किया गया है तो उसमें जब तक फूल नहीं आते उस अवस्था से पहले पहचान करना काफी मुश्किल है। कई जगह बायोटेक्नोलॉजिकल आजकल एडवांसेस हैं जिसमें कि पहचानने के कुछ तरीके निकाले गए हैं, लेकिन वो फुल प्रूफ नहीं है कोई भी तरीका। अच्छा। तो अभी पुष्पन से पहले पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। जी बिल्कुल। अब जब पौधे लगा दिए हैं तो फिर अब पौधों की देखभाल कैसे करें, ये बात आती है। तो ऐसे में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए किसानों को अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए? अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए सबसे बड़ा जो काम है वो समय पर परागण करें। पुष्पन का जो समय है वो फरवरी माह है, तो फरवरी माह में इसमें एक साथ कोई भी फूल नहीं खिलता है। जैसे पहले नर फूल खिलेंगे, तो नर के जो जिसको अपन इसका जो पुष्प क्रम होता है वो जब वो फटने लगे, वो बैंड होने लगता है, उस अवस्था में उसको तुड़ाई करके और उसके जो परागकण है उसको निकाल लें। और जब जो मार्च के महीने में मादा पुष्प आते हैं, उनके ऊपर उनको अपन को जो रुई का फवा होता है उसमें उस जो परागण है उनकी डस्ट को लेके उसके ऊपर एक एक जो पुष्प क्रम है उसके ऊपर उसको लगाना होता है। तो ये लगाने से पहले करीबन ये भी काम है वो एक बार नहीं खुलता है, तो एक पेड़ पे उसको करीबन 5 से 10 बार ये काम करना पड़ता है। जिस दिन जितने इन्फ्लोरेंसेस पुष्पक्रम खुलते हैं उनके ऊपर उस बार पॉलिनेशन उसको करना होता है। पहली बात परागण समय पे हो गया। उसके बाद कई कीट है और कई उनका नियंत्रण, उसको पादप जो नियंत्रक हैं उनको उपाय के लिए उसको जाना होगा। उनमें जो मुख्य समस्या आती है आजकल इन क्षेत्रों में माइट की आती है, जिसको वरुपी कहते हैं, जो आंधियों के साथ जिसको डस्ट माइट या रेड माइट के नाम से जानते हैं। तो उनके लिए इथियोन या प्रोपेजाइट नाम की दवाएं आती है और उसको स्प्रे 1 से 2 उसको छिड़काव पौधों पे करके उनसे उसको बचा सकते हैं जी। उनको तीसरा जो सबसे बड़ी हानि है वो है उनके पक्षियों से। तो उसके लिए पॉलीप्रोपाइलिन या नॉन वूवन क्लॉथ आते हैं, उनसे उन बंच की जो है उनके फलों को ढक के रखें और उनसे उसको बचा के अधिक से अधिक उत्पादन वो लें। जी आइए इस वक्त आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश जी सिरसा हरियाणा से, उनका सवाल ले लेते हैं। जी राकेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार जी राकेश जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, हरियाणा में सिरसा जिले से बोल रहा हूँ जी। जी जी यहाँ हो सकती है जी? जी, क्या खजूर की खेती हरियाणा में हो सकती है या नहीं, ये है आपका सवाल? सिरसा जिला से बोल रहे हैं जी। अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर दीपक बताइए, क्या सुझाव देंगे आप इन्हें? ये जो सिरसा क्षेत्र जो राजस्थान का जो सबसे पहले इसकी जो खेती की संभावनाएं देखी गई थी वो अबोहर क्षेत्र था। अच्छा। और अबोहर वो पंजाब में है और उसी के पास में हरियाणा राज्य पड़ता है, तो राजस्थान भी आ गया। हरियाणा में सिरसा
जो जगह है जहाँ वेस्ट लैंड भी हो सकती है, उन क्षेत्रों में जहाँ इसमें भूमि का पीएच मान 8 से 10 है तो भी कोई समस्या नहीं है। ईसी अगर पानी की अपने पास 3-4 है तो भी कोई इसका इश्यू नहीं है। उन दोनों ही दशाओं में इसकी खेती आसानी से अपन उन क्षेत्रों में कर सकते हैं जी। तो ये ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो उनको अपन इसकी संभावनाएं वहां तलाशी जा सकती है और देखी जा सकती है। बिल्कुल राकेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मीणा आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान मानधन योजना है उसमें अगर कोई किसान जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ सकता है? किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को कॉमन सर्विस सेंटर यानी जन सूचना केंद्र आजकल गांव-गांव में है, वहां पर जाकर के उनको अपने साथ जो दस्तावेज लेने हैं उसमें जमीन के कागजात हो, इसके अलावा बैंक की डिटेल्स हो यानी पासबुक हो, चेकबुक हो ये और अपना आधार कार्ड हो, ये पेपर लेके जाना होता है। और इनका जो रजिस्ट्रेशन है वैसे 30 रुपये उसकी फीस है। अच्छा। लेकिन ये किसान को नहीं देनी होती, सरकार इस फीस को वहन करती है। तो मुफ्त में आपको सिर्फ किसान को जाना है जन सूचना केंद्र तक और वहाँ इनका रजिस्ट्रेशन होगा और अपना रजिस्ट्रेशन करा के नियमित रूप से इनको एक आईडी मिलेगी, नंबर मिलेगा, उसके हिसाब से इनका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा। और फिर उस अकाउंट में ये मंथली या 6 मंथली जैसे भी एक किस्त बनवाना चाहें। अच्छा। उसका भुगतान करते रहें उम्र के हिसाब से। जैसे मैंने पहले ही चर्चा की, जो इनकी उम्र होगी मान लो 18 साल है तो 55 रुपये प्रति माह, और 40 साल है उम्र तो 200 रुपये प्रति माह इनको जमा करना होगा। और जैसे ही 60 साल की उम्र होगी पेंशन इनकी 3000 रुपये मंथली चालू हो जाएगी। जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, खाम सिंह जी शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। जी खाम सिंह जी, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है? बिल्कुल, तो स्वागत है आपका। जी मैडम मिल रही है मेरे को। जी पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि खजूर की खेती एमपी में हो सकती है और हो सकती है तो इसके पौधे कहाँ से उपलब्ध होंगे? अच्छा, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर दीपक बताएं। देखो ये बहुत ही तीसरा उनका जो किसानों की मुख्य समस्या होती है कि पौध सामग्री कहाँ से मिलेगी। अगर अपन सब बात करते हैं तो इनके लिए जो पौध सामग्री की बात करते हैं, अभी तक जो पीपीपी मोड में और सरकारी संस्थाएं दोनों ही पौधों बनाने की उनकी जिम्मेदारी है। और इसके लिए आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो गुजरात में स्थित है वहां से पौधे मिल सकते हैं। एस के जो यूनिवर्सिटी दातीवाड़ा है जिसका मुंदड़ा एक सेंटर है, वहां से इसको पौधे मिल सकते हैं। SKRAU जो बीकानेर यूनिवर्सिटी है वहां से, और जो केंद्र शुष्क बागवानी संस्थान है वहां से उसको गवर्नमेंट सेक्टर से पौधे मिल सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में इसमें काम कर रही है, जिसमें अतुल जो राजस्थान डेट फार्म लिमिटेड है जो कि गुजरात में ये टिश्यू कल्चर की बड़ी लैब है, वहां से वो आसानी से पौधे तैयार ले सकते हैं। एक कच्छ क्रॉप साइंस लिमिटेड है जो गुजरात में स्थित है। इसी तरह अतुल लिमिटेड है। ये सब जो पीपीपी मोड में और गवर्नमेंट दोनों ही इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं और ये सब्सिडी रेट में 75% उसमें सब्सिडी रेट में वो किसानों को पौधे अवेलेबल करवाते हैं। वो राज्य के जो गाइडलाइन है उस हिसाब से उनको पौधे वितरित मिलते हैं, जिसमें अगर RKVY में वो उनमें है या नहीं है वो उनको देखना पड़ेगा। वहाँ कृषि विभाग से ये बात करके और पौधों की व्यवस्था वहां से सुनिश्चित की जा सकती है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मीणा आपसे जानना चाहेंगे कि इस योजना के पात्रों के बारे में कि कौन सी बातें हैं जिसे ध्यान में रखना चाहिए, किन किन तरह के, वैसे तो ये छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, लेकिन क्या उनमें भी कुछ ऐसे किसान हैं जो इसके पात्र नहीं हो सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। कुछ ऐसे किसान हैं जो छोटे और सीमांत होते हुए भी कुछ दूसरा व्यवसाय भी करते हैं, जैसे मान लो नौकरी कर रहे हों या कोई राजनीतिक उनका वजूद हो, MLA MP सांसद हों, इसके अलावा जैसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के चेयरमैन हों, यानी राजनीतिक के लाभ के पद पर ना हो, कोई सरकारी नौकरी में नहीं हो, और नौकरी में नहीं होने के अलावा भी जैसे कुछ प्रैक्टिशनर होते हैं। प्रैक्टिशनर में है आप वकील हैं या आर्किटेक्ट हैं या कोई दूसरी प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको आमदनी होती है, तो भी आप इसके पात्र नहीं हो सकते। तो इन लोगों को इससे वंचित रखा गया है। और जैसे किसान सम्मान निधि योजना में भी है, क्लास 4 जो ग्रुप डी कर्मचारी हैं MTS, वो अगर रिटायर्ड हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी 10,000 रुपये से कम पेंशन बनती है। तो उस तरीके की इसमें क्वालिफिकेशन है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं दिनेश जी महाराष्ट्र से, उनसे बात कर ले। दिनेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। दिनेश जी टीवी की आवाज बंद रखिएगा, बातचीत में रुकावट आती है।
हेलो जी दिनेश जी, स्वागत है आपका। टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। दिनेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? है कि खजूर की खेती मराठवाड़ा में हो सकती है? मराठवाड़ा में, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर दीपक बताएं, क्या मराठवाड़ा में संभव है खजूर की खेती करना? देखो, जैसा कोविड-19 के बाद जैसी सिचुएशन बनी है, खजूर एक सुपर फूड के रूप में आ रहा है और वो खेती के बारे में किसान की कई बातें कर रहे हैं इस बारे में। जी। इसके लिए जो जलवायु और जो मैंने बताया, किसी भी फसल की खेती के लिए जलवायु और वहाँ की मृदा दशाओं का अनुकूल होना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। उसके लिए जो जलवायु की जो बात कर रहे हैं अपन, वो जलवायु ऐसी होनी चाहिए कि वहां वर्षा जुलाई से पहले आती है या नहीं, क्योंकि इसका पुष्पन का समय है फरवरी से लेके और जुलाई के पहले अगर बरसात आती है, वो क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त नहीं है। अगर वो रहेंगे तो वो उसकी व्यवसायिक खेती वहां नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात है। दूसरी जो मृदा है, क्योंकि इसके लिए एक कहावत है कि इसके जो सिर है वो आग में होना चाहिए और पांव है ना वो पानी में होना चाहिए। तो पानी की आपके पास उपलब्धता कैसी है? पानी कैसा भी हो, क्वालिटी कोई मैटर नहीं करती, लेकिन उसकी उपलब्धता आपके पास गर्मी में है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। वो चीजें अगर आपके पास है तो इसकी खेती की तरफ अपन बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो राकेश जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मारे कोई जोड़े के सगा संबंधी के मित्रों जोड़े मारे उछीना पैसा लेवानी जरूर पड़ती नहीं અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फुल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और खजूर की खेती के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे खास मेहमानों से आप सुझाव ले सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और खजूर की खेती के बारे में आइए कुछ और जानकारी हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि वैसे तो शुष्क क्षेत्रों में खजूर की खेती की जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो सिंचाई की व्यवस्था है उसमें किस तरह के ध्यान देने की जरूरत है किसानों को, इसके बारे में आपसे जानेंगे हम। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लें। महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, आइए उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, मैम मेरा नाम दत्तात्रेय गावंडे है। जी दत्तात्रेय जी, बताइए क्या सवाल है। मैं महाराष्ट्र विदर्भ से बात कर रहा जी। जी यहाँ पे जो विदर्भ में खजूर की खेती हो सकती है क्या मैडम? जी आइए एक बार फिर से इसका हम जवाब ले लेते हैं और बताएं डॉक्टर दीपक कि क्या जो विदर्भ है उस इलाके में खजूर की खेती की जा सकती है या नहीं। साथ ही जैसा कि मेरा सवाल था सिंचाई का और खाद उर्वरकों के बारे में भी बता दें कि किस तरह से देखभाल की जाती है, इसका प्रयोग किया जाता है। पहले दत्तात्रेय जी का अपन प्रश्न ले लेते हैं। तो जी। बात वहीं आती है जिन क्षेत्रों में इसके पुष्प फूल आने से लेकर फलन के समय तक अगर पानी की व्यवस्था है, दूसरा उसके पास जुलाई से पहले अगर बरसात नहीं आती है तो उन क्षेत्रों में इसकी खेती देखी जा सकती है, क्योंकि इसके लिए वही कहावत है कि इसके पांव है वो पानी में होने चाहिए और सिर है वो आगे में होना चाहिए। तो ये अगर दशाएं वहां मिलती है तो वो उसकी संभावनाओं को तलाश सकते हैं। जहां बात पोषण प्रबंधन की आती है तो पोषण प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन दोनों ही इसके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण आयाम है जिनके द्वारा अपन इसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जो पोषण प्रबंधन है, सितंबर से दिसंबर के माह तक इसके पहले जिसको गोबर की सड़ी हुई खाद कहते हैं, वो करीबन 30 से 40 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति वृक्ष देनी होती है। उसके अंदर एक किलो के आसपास यूरिया होता है, जो कि आधा किलो यूरिया उस समय गोबर की खाद के साथ मिला हुआ, 1 किलो डाइअमोनियम फास्फेट जिसको डीएपी कहते हैं, और करीबन आधा किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश मिला के उसको देनी होती है। शेष यूरिया की जो मात्रा है वो मार्च अप्रैल के महीने में जब फल सेट हो चुके होते हैं, बढ़वार की अवस्था में होते हैं, उस समय उसको देनी होती है। ये पोषण संबंधी है। सिंचाई में यही ध्यान रखें कि इसकी जड़ है वो केवल उसके मुख्य जो उपला मूल होती है वो नहीं होती है, इसमें जड़ों का थोड़ा सा अभाव होता है। जड़ कम होने के कारण इसको ज्यादा नियमित अंतराल में पानी जल्दी देने की आवश्यकता होती है। तो इसमें 7 से जो 1 सप्ताह का अंतराल रखते हुए उसमें सिंचाई उसको देनी चाहिए, और वही सर्दियों में 10 से 15 दिन का अंतराल रखते हुए उसको सिंचाई उसकी करने की आवश्यकता होती है। जी जी बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं अब। और जैसे कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में भी आज हम चर्चा कर रहे हैं। किसी भी योजना का लाभ डॉक्टर मीना तभी किसान उठा सकते हैं जब उसके बारे में जानकारी हो। तो ऐसे में इस योजना के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए किस तरह की कोशिशें की जा रही है और अब तक का आपका अनुभव क्या रहा है, किस तरह के सवाल शंकाएं ज्यादा रही है इस योजना को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है कि कोई भी योजना हो, जब तक उसको इस्तेमाल करने वाले जो किसान भाई हैं जी, उन तक सही जानकारी सही समय से ना दी जाए तो वो सफल नहीं हो सकती। इसी कड़ी में आज हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हेलो किसान में हमने एक प्रमुख विषय के रूप में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को रखा है, और आज ही नहीं कई बार रखा है। जी बिल्कुल। ऐसे ही हम कॉन्फ्रेंस हैं, सेमिनार हैं या कृषि मेले हैं, उनके माध्यम से भी किसान भाइयों के उस संपर्क में रहते हैं। और एक हमारा टोल फ्री नंबर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का, जिसे किसान कॉल सेंटर के नाम से जानते हैं, 1800-1551 1800 180 1551 ये नंबर है। 1800 180 1551 टोल फ्री है, पूरे देश के लिए कॉमन है। सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किसान भाइयों को कहीं से भी फोन करें, अपने मोबाइल फोन से, लैंडलाइन से, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप हमारे जो कृषि के विशेषज्ञ हैं, जिन्हें हम फार्म टेली एडवाइजर बोलते हैं, उनसे जवाब मिलेगा। कोई भी शंका समस्या हो आपकी खेती किसानी की, चाहे आप योजनाओं की बात करें
या आपके और जो तकनीकी कोई भी सोच कोई पहलू है उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो हर समस्या का समाधान किसान कॉल सेंटर से आप ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर मीणा, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मनीष जी इस वक्त अजमेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी मनीष जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम नमस्कार, मैं मनीष बात करता हूँ अजमेर राजस्थान से। जी मेरा सवाल खजूर से संबंधित था। हमारे यहाँ पे जो पानी का TDS है वो है अराउंड 5। अच्छा। और जो जमीन का pH लेवल है वो है 8.9। जी। तो ये जानना चाह रहे थे कि खजूर की खेती इसमें संभव है क्या, और पानी की कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी? जी बिल्कुल, डॉक्टर दीपक बताएं। ये दोनों ही दशाएं हैं, वो खजूर की खेती में कोई बाधक का रूप में नहीं लेगी, क्योंकि जो आपका EC है वो 5 के आसपास है तो भी कोई समस्या नहीं है, और जो मृदा है उसका pH मान भी 8 से 9 के बीच में है, तो ये इसकी खेती में कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा, इसकी जो बात आती है, इन दोनों ही दशाओं में आसानी से वो अपनी इस खेती को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा मुनाफा इस क्षेत्र में अपने, क्योंकि राजस्थान क्षेत्र में तो वैसे भी संभावना है। एक समस्या यहाँ आ सकती है कि इसकी जो मृदा की गहराई है वो कितनी है, वो उसको देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मृदा गहराई भी कम से कम 2 मीटर तक कोई पथरीली कंकरीली जमीन नहीं होनी चाहिए। वो अगर है तो उस कंडीशन में अपन इसकी खेती की तरफ जा सकते। बिल्कुल। डॉक्टर दीपक, कॉल सेंटर के जरिए आया हुआ एक और सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर चंद्रमोहन जी गुजरात से लिखते हैं कि खजूर की पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे और काले रंग के धब्बे आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? इसको एक रोग होता है जिसको अपन ग्रेफियोला लीफ स्पॉट कहते हैं। ये अच्छा। इसमें क्या कि कत्थई रंग के इसमें धब्बे बनते हैं, और ये एक ऐसा जो रोग है, उस रोग को रोकने के लिए उसके 2 उपाय उसको करने पड़ेंगे। एक तो फील्ड सैनिटेशन, फील्ड में से जो अगर इस तरह की पत्तियां हैं जो प्रभावित है उस रोग से, उनको उस खेत में न छोड़ें। दूसरा, एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम का एक रसायन आता है जिसको ब्लाइटॉक्स के नाम से भी अपन जानते हैं, उसका 2 ग्राम पर लीटर के लेके और उसका छिड़काव उसको करना पड़ेगा। तो ये 2 चीजों को ध्यान में रख सकते। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर दीपक, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं और बहुत ही अहम जानकारी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और चलते चलते डॉक्टर मीणा आपसे जानना चाहेंगे कि किसान मानधन योजना का और भी बेहतर तरीके से लाभ उठा सके, इसलिए आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? किसान भाइयों को मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप आजकल गांव-गांव में कॉमन सर्विस सेंटर या जन सूचना केंद्र हैं, वहां पर जाके संपर्क करें। कोई इसमें मतलब शंका ना रहे, और आपका एक पैसा उसमें खर्च नहीं होगा। 30 रुपए जो इसके चार्ज हैं वो भी सरकार वहन करती है, और बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि आप जितने पैसे खर्चते हैं उसके बराबर सरकार भी उसमें सहयोग करती है। और ओल्ड एज में जब आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, कई बार स्वास्थ्य साथ नहीं देता, बीमारियां भी घेरने लगती हैं, उस समय आपको 3000 रुपए प्रति माह यानी 36,000 रुपए सालाना जो आमदनी होगी, निश्चित तौर पर आपको उससे अपना जीवन यापन करने में काफी मदद मिलेगी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस योजना का लाभ उठाएं। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डॉक्टर मीणा, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस योजना के बारे में हमें समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने विस्तार से जाना आज आपने इस योजना के बारे में, मानधन योजना के बारे में, इसके अलावा खजूर की खेती के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। अब आपको हम कल के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी और आप भी अपने सवालों के साथ जुड़ सकते हैं, वो विषय हैं सरसों की फसल में समसामयिक कार्य, और पुष्पन से पहले आम और लीची के बागों की देखभाल। इन विषयों के बारे में आप कल के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस बीच ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके साथ ही हेलो किसान का पेज फेसबुक पर खुल जाएगा, यहां भी आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो फिर आप डीडी किसान चैनल के जो YouTube चैनल है उस पर भी आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको बस टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करना है। इसके साथ ही आप जो YouTube चैनल है उससे जुड़ जाएंगे और आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।